देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है देखो, हम लोगों ने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट किया था। অনিশা তুমি দেখেছো ক্লাসগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স এর? হ্যাঁ ম্যাম, দেখেছি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা देखो, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या था? स्टैटिस्टिक्स का हमारे लिए एक बेस था, ठीक है, कि क्या होता है, क्या क्या उसमें मतलब मेन मेन क्या हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मेन चैप्टर्स पे जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था कि हमें डेटा का क्या क्या पढ़ना होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, डेटा प्रेजेंट कैसे होता है, डेटा एनालिसिस अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा डेटा का प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन था, कितने तरीके का चार्ट था, ग्राफ था, डायग्राम, ठीक है, टेबल में प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, काफी सारा था। फिर हम लोगों ने पढ़ना है कि डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे। अब एनालिसिस करने के लिए उस पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो भी कैलकुलेशंस है वो शायद तुम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। ठीक है, सभी ने कभी ना कभी किया होगा, क्योंकि ये सब 9 10 में थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। ठीक है, अब 11 12 में मैथ्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 10 में हम लोग ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा करते हैं, डिटेल्स में ना ही करें बट पता होगा टर्म्स। ठीक है, तो मेजर, मेजर यानी मापना। ठीक है, मतलब किसी चीज को मेजर करने का मतलब क्या, उसको मापना, मेजर करना है क्या चीज को, सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, अब हम लोग किस चीज के बारे में, स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट डेटा है, तो डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी हमें मेजर करना है। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी मतलब क्या, एक मतलब क्या बोले टेंडेंसी को, क्या बोले हिंदी में या बंगाली में क्या बोले, मतलब इस तरीके का ही होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ना ये ऐसा टेंडेंसी ऐसा है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी तो एक्चुअली क्या होता है ना, डेटा जो है, मैक्सिमम डेटा सेंटर की तरफ क्लस्टर होता है, क्लस्टर यानी जमा होता है। एक्चुअली डेटा का सेंटर की तरफ क्लस्टर होने का एक टेंडेंसी है। जैसे कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा सेंटर की तरफ क्लस्टर होने का टेंडेंसी, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं ऐसे, क्लास 10th स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में मान लो क्लास 10 के स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो क्लास 10 के 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे उनका हाइट मेजर करना है, ठीक है, और उनका वेट मेजर करना है, ठीक है, तो हाइट तो सेंटीमीटर में होगा, इसका अपना यूनिट होगा, और ये केजी में मेजर होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो कि जब हम लोग अब क्लास का बात नहीं है, कहीं पर भी अगर कुछ पर्सन्स का हम लोग हाइट या वेट जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत लंबा इंसान है और बहुत ही शॉर्ट हाइट इंसान है। ठीक है, एवरेज जो हाइट होता है लोगों का वो इंसान ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये क्लास का बात नहीं। अगर तुम लोग ऐसे खड़े होके कुछ लोगों को ऑब्जर्व करो, मान लो कि खड़े हो गए, ठीक है, रास्ते में, और देख रहे हो कि कितने लोग जा रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि कितने लंबे लोग जा रहे हैं और कितने ज्यादा शॉर्ट हाइट लोग जा रहे हैं, तो तुम लोग देखोगे कि ना ज्यादा लंबा जा रहा है ना ज्यादा शॉर्ट हाइट वाला जा रहा है, मैक्सिमम जो है वो बीच का जो लेंथ है वही, वैसे ही लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, अब वेट का भी देखोगे, क्लास में मान लो बहुत ओवरवेट बच्चा, ठीक है, बहुत ओवरवेट बच्चा भी नहीं मिलेगा, और एकदम दुबला पतला बच्चा भी बहुत कम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, नॉर्मल जो वेट होता है लोगों का वही मिलेगा। और ये क्लास का बात नहीं है, तुम लोग अपने आसपास भी देखो ना, आप आसपास निकले और देख रहे हो 100 100 किलो का लोग जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि जो भी रास्ते में मिल रहा है तुम लोग को 100 किलो का मिल रहा है या 102 110 किलो का मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और या फिर एकदम मतलब उम्र के हिसाब से बहुत ही कम वेट है, एकदम बहुत ही पतला सा इंसान, वैसा भी तुम लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ना मोटा ना पतला, जैसा होते हैं, ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो
मतलब चाहे मोटा हो चाहे बहुत ज्यादा पतला हो, वेट का बात कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्सट्रीम्स डेटा, ठीक है। ये नॉर्मली बहुत कम होता है। डेटा हम लोग जब कलेक्ट करते हैं वो बीच वाला वैल्यू ही देता है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ठीक है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्लास में सबका वेट मेजर किया और हमें सबसे कम वेट मिला 30 kg, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेट मिला मान लो 90 kg, ठीक है। अच्छा, और जो मिडिल वेट है वो मान लो हमें मिला 50 kg की, मैक्सिमम जो है 50 kg के आसपास है, ठीक है। लेकिन 30 kg तो बहुत कम हो गया, 90 kg बहुत ज्यादा हो गया। तो ये देखो ऐसे 30 kg वाला हमें बहुत कम मिलेगा। अब ऐसे पॉइंट आउट करते करते कि भाई 30, ऐसे ऐसे करके पॉइंट आउट करते करते अगर देखोगे ना, तो मान लो किसी का 48 है, किसी का 55 है, ऐसे करके डेटा यहीं पर ज्यादा, इस जगह पे ज्यादा जो है पॉइंट्स हमें करने को मिलेगा रेदर देन ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही कम यूजेबल होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत ज्यादा मोटा और बहुत ज्यादा पतला ऐसा इंसान हमें एक जगह पे बहुत ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे जब हम लोग इसको ये हैंग कर, हाँ, ये देखो अब इससे जब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ में, तो ये हमारा ये ग्राफ ना कुछ ऐसा देखने को होगा। मतलब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या बता रहे, देखो अब हम प्लॉट करके नहीं दिखा रहे, हम तो चीज को समझा रहे हैं कि ये जो है बहुत कम है, ये देखो ये कम है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी कम है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कि डेटा जो है वो सेंटर की तरफ क्लस्टर होता है। डेटा का टेंडेंसी होता है कि सेंटर की तरफ क्लस्टर होना। अब सेंटर में तो बहुत सारा वैल्यू है, ठीक है, सेंटर में बहुत सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस एक वैल्यू को ढूंढना है जो हमारे इस पूरे सेंट्रल डेटा को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसको ही बोलते हैं हम लोग एवरेज। नॉर्मली तुम लोग जो एवरेज बोलते हो ना, उसी को एवरेज बोलते हैं। देखो एवरेज का मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट या फिर इट प्रेजेंट्स दैट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डेटा। डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी या फिर ऑब्जर्वेशंस को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, कौन सा वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो तुम लोग का रिजल्ट है, ठीक है। अब हम जो है इस कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहे, मान लो अकाउंट्स है, लॉ है, इको है, ठीक है, मैथ स्टैट है, ठीक है, मैथ स्टैट है। अब सब में तुम लोग को मान लो किसी इसमें मिला मान लो 50, एग्जाम्पल दे रहे, किसी को भी मिला हो, ठीक है, मान लो इसको मिल रहा है, ठीक है, इसमें मिला मान लो 40, ठीक है, इसमें मिल गया मान लो 57, ठीक है, इसमें मिल गया मान लो 49, ठीक है। अब अगर हमें बोला जाए कि आपको एवरेज कितना मिला, तो कैसे निकालोगे। अगर कोई पूछे कि आपको कितना परसेंट मिला, तुम लोग बोल सकते हो, ये अगर किसी का रिजल्ट है तो उसे कितना परसेंट मिला, ये सारे पेपर आउट ऑफ 100 मिला है, तो बोलो आउट ऑफ 100 अगर इतना इतना मिला है तो कितना परसेंट मिला है। रिजल्ट को परसेंटेज में भी तो बोलते हैं ना कि 80%, 90% जो तुम लोग बोलते रहते हो, बोलो कितना परसेंट मिला है। कैसे निकालोगे परसेंट, मैम बोलो। 49%। 49%, ठीक है, चलो चेक करते हैं। ये देखो ये तो आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो लोग कॉलेज में एडमिशन लिए हो, कॉलेज में जब एडमिशन लिया जाता है तब तो जो है इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हुआ 196 मिला है, ठीक है, 196 आउट ऑफ कितना मिला है, 400, 400 का पेपर है। ये तो एकदम बच्चों सा सवाल है, ये 1-2 में होता है। ये देखो ये हो गया इंटू 100, सही बात, 49%, ठीक है। ये तो 1-2 का सवाल है, ये कुछ मैंने नया सिखाया ही नहीं, ये 1-2 में ऑब्वियसली करना चाहिए। तो ये देखो ये हो गया 49% मिला है। तो देखो ये 49% इस पर्सन का पूरे रिजल्ट को जो है बता रहा है, ठीक है। ये 49% इस पर्सन के पूरे रिजल्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सच में क्या उसे हर एक रिजल्ट, हर एक टॉपिक में, हर एक पेपर में आउट ऑफ 100 49 मिला है। 49% का मतलब क्या होता है, 49/100। क्या सच में आउट ऑफ 100 49 मिला है, नहीं, किसी में 49, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 57 मिला है। फिर भी हम लोग बोलेंगे कि इसको एवरेज कर दिया, एवरेज करके बोल रहे हैं कि 49%। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक वैल्यू
वैल्यू से पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया। अब जैसे कोई पूछेगा कि बताओ कितना परसेंट मिला है, तो थोड़ी ना ऐसे बोलोगे कि इसमें इतना, तब बोलेंगे 49% मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एवरेज वैल्यू हो गया, इसका एवरेज कर दिया ना, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हुआ, एवरेज कर दिया। इट प्रेजेंट दैट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा। अब क्या है, ये 49% ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे रिजल्ट को, पूरे मार्क्स शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें वही ढूंढना है, एवरेज वैल्यूज जो पूरे ये सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो यहाँ पर डेटा क्लस्टर हो रखा है ना, इसमें वो वैल्यू हमें ढूंढना है जो वैल्यू इस पूरे सेंट्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, पूरे सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर करेंगे ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अब कितने तरीके का मेजर्स हमें सीखना पड़ेगा वो देखेंगे, ठीक है, जिसमें से एक तुम लोग को पता होगा, जिस तरीके से ये 49% निकाले, इसका स्टैटिस्टिक्स में नाम है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को बोला जाता है मीन, ठीक है, एवरेज को मीन बोला जाता है। अब देखो इस मीन को कैलकुलेट करने का कितना तरीका है, तो यहां पर लिख रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तुम लोग को भी लिख लेना है सारा चीज कॉपी में, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है। देखो, अब तुम लोग बचपन में कौन सा मीन सीखते थे, ये वाला। ऐसा क्वेश्चन तो देखो हमारे टाइम होता था, तुम लोग के टाइम में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, कि एक पूरे हफ्ते में इतना 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 जो है रेनफॉल हुआ, ठीक है, इतना 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 रेनफॉल हुआ, या फिर इतना इतना पूरे हफ्ते टेम्परेचर था, तो पूरे हफ्ते का एवरेज टेम्परेचर बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन देखो हम लोग तो 3-4 में, मुझे जितना याद आ रहा है कि करते थे, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन वही जो तुम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हो, अभी ये जो 49% का आंसर दिया वो एरिथमेटिक मीन के थ्रू से ही दिया, ठीक है, एरिथमेटिक मीन। इसके अलावा भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए और क्या क्या चीजों का यूज करेंगे, मीडियन का, मोड का, जियोमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का। ये सब नया है, कोई कोई सीखता है, किसी के सिलेबस में होता है तो हो सकता है कि सीखे हो, बट ये जो है याद हो या ना हो, बट ये सीखे हो इतना हम कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो मैथ्स हो ही नहीं सकता है, जो बचपन में भी हम लोग मैथ्स करते थे। अब देखो यहाँ पर हमें कितने तरीके से ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब हमारे पास डेटा दिया हुआ रहेगा। अब देखो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, अगर नहीं समझ में आया, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। और भी देखो, ये देखो, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब हम लोग जो चीज ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्टेड जो डेटा है उसको हम लोग बोलते हैं सेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्व जो भी चीज ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया, उसी का जो सेट बना लिया, उसी को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे स्टूडेंट लोगों का हाइट का ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसको कलेक्ट किया, तो वो बन गया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर हाइट। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर वेट, किसी कंपनी का प्रॉफिट का ऑब्जर्वेशन किया, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रॉफिट। अब जिस भी चीज का देगा, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टाइप कितने तरीके का हो सकता है, अनक्लासिफाइड डेटा हो सकता है, अनक्लासिफाइड डेटा, और एक हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अनक्लासिफाइड डेटा, जैसे कि यहां पर और एक चीज लिखो, इसका और एक नाम भी है, और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें दो तरीके का होगा। एक हो जाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट हो जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये मैंने बताने का कोशिश किया, समझाने का कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज का डेटा कलेक्ट करो, हमें तो एक्सट्रीम साइड्स जो है ना, बहुत कम या बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे, हाइट वेट का बात नहीं, प्रॉफिट का भी देख लो, कंपनी बहुत लॉस पे चली गई या फिर कंपनी बहुत प्रॉफिट पे चली गई, ये नहीं होता है। कंपनी का अपना एक टेंडेंसी होता होगा, ठीक है, कि कंपनी इतने से इतने में प्रॉफिट कमाती, जैसे स्टूडेंट का भी देखो ना, अपना एक मतलब बचपन से देखोगे तो अपना एक जो है रेंज होता है कि हाँ नॉर्मल, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा जियोग्राफी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, बाद में मैंने थोड़ा उसे ठीक किया था, मेरा जियोग्राफी उतना अच्छा नहीं था, मुझे पता है उसमें मुझे सबसे खराब मिलेगा, ठीक है, मतलब मेरा जो भी मार्कशीट रहेगा, ठीक है, मेरा मैथ्स ठीक ठाक था तो मुझे पता है कि मेरा मैथ्स जो है उसमें मुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन मैथ्स में काफी अच्छा होगा, ठीक है, और जियोग्राफी में काफी खराब होगा। बाकी सब जो डेटा है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, बाकी सब सब्जेक्ट में उसमें क्या होगा, आसपास आसपास होगा, ठीक है, उसी तरीके से सभी का होता है, एक बहुत अच्छा एक बहुत खराब, ठीक है। अब बहुत अच्छा बहुत खराब कैसे होता है, मतलब देखो, अब किसी को 100 में 90 मिल गया तो भी उसे खराब लगता है, अब अपने अपने स्किल के हिसाब से है ना, वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छा या बहुत खराब, बहुत मोटा बहुत पतला, ये सब हमें बहुत कम देखने को मिलता है। डेटा जो है सेंटर की तरफ क्लस्टर होता है, डेटा का टेंडेंसी है हम लोग को मिडिल मिडिल चीज बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे देखो ना, बहुत रिच पर्सन और बहुत जो है गरीब, ठीक है, ये हमें कम देखने को मिलेगा। मेनली मिडिल क्लास जो है, थोड़ा हायर मिडिल क्लास, ये ऐसा लोअर मिडिल क्लास, ऐसे देखना, मतलब मिडिल क्लास लोग ज्यादा है, ठीक है, बहुत रिच और बहुत ज्यादा जो है गरीब वो कम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज के लिए ये चीज एप्लीकेबल होता है। अब हमें क्या करना है, उस सेंटर में बहुत सारा वैल्यूज है, उसमें से कौन सा वैल्यू पूरे उस सेंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब ये सब जो रूल्स है ये हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, जो डेटा हम लोग ऑब्जर्व करके कलेक्ट करेंगे उस पे ये सब जो है मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे अभी मैंने एक मार्कशीट का डेटा बताया, मतलब इस मार्कशीट के डेटा को मैंने ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया था, ठीक है, वो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने तरीके का डेटा होता है, एक होता है अनक्लासिफाइड डेटा, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा डेटा, जिस डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, मतलब जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी रहेगा। और अनक्लासिफाइड या डिस्क्रीट का मतलब हो गया जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एरिथमेटिक मीन। अब वो हम बताते हैं कि एरिथमेटिक मीन में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो लिखो एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन का मतलब, एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस या फिर माइनस, ठीक है, ये मैंने स्लैश लगाया है, प्लस माइनस करने को बोला जाता है एरिथमेटिक। मतलब जो प्लस माइनस ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक। और मीन का मतलब अभी बताया, एवरेज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और माइनस इज arithmetic mean, arithmetic operation, ये देखो मीन नहीं, arithmetic operation and mean means, मतलब इस मीन का मतलब है, मीन मीन्स एवरेज, ठीक है, जो बोला मैंने यहाँ पर एरो एरो देके वही लिख पाया, ठीक है। फिर एम लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में एम लिखा जाता है, ठीक है। एम इज, ये तुम लोग यूज कर सकते हो, वैसे देखो ये एमसीक्यू है, लिखने का तो तुम लोग का होगा नहीं। एम इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by the number of observations,
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग अनक्लासिफाइड डेटा लेते हैं, मतलब इसमें किस तरीके का होगा, देखो अगर हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का सोचा, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का हो सकता है, 1 2 और इसके अंदर और 2 टाइप, मतलब बेसिकली 1 2 3 टाइप्स हो सकता है। अब ये 3 टाइप्स में कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं अनक्लासिफाइड या फिर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, अनक्लासिफाइड या फिर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। अच्छा अच्छा, इसका हम फॉर्मूला पहले लिखते, देखो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, फिर एक एग्जांपल जो है यहाँ पीडीएफ से लेके ही दिखाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स बार, ठीक है, ये बार है, ये जो ऊपर ऐसा डैश साइन है इसको बोलते हैं बार यहाँ पर, ठीक है। बार का मतलब मीन होता है, ठीक है, चाहो तो ये लिख लो, ये जो ऐसा साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बार साइन, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। अच्छा, अब कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, लिखो अभी हम समझा देंगे, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये होता है समेशन या इसे सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, x i y n, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन है, ये जो साइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सिग्मा या फिर समेशन बोला जाता है, सिग्मा या फिर समेशन बोला जाता है, ठीक है, जिसका जो हैबिट है बोल सकते हो। और एन फॉर हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब अनक्लासिफाइड डेटा का मतलब जहां पर हमारे पास किसी तरीके का फ्रीक्वेंसी का डेटा नहीं होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में आते हैं, जैसे यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 14.1.1, ठीक है, बोल रहा है फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स, ठीक है, 9 वर्कर्स का डेली वेजेस का सैंपल, सैंपल मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया, तो कैसे किया होगा, चेक किया कि भाई किसका कितना जो है वेजेस है, वो चेक किया, फिर उस डेटा को कलेक्ट किया, तो हमें मिला कि 9 वर्कर का क्या वेजेस है, किसी का 58, किसी का 62, किसी का 48, किसी का 53, 70, 52, 60, 84, 75, कंप्यूट द मीन वेज, हमें बोला है मीन निकालने के लिए। अच्छा, मीन बोला है तो कौन सा मीन निकाले, क्योंकि मैंने तो तुम लोग को काफी सारा मीन बोल रखा है, ठीक है, देखो क्या क्या मीन बोल रखा है यहाँ पर, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब कुछ भी नहीं बोल के ओनली मीन बोलेगा, ऑलवेज एरिथमेटिक मीन बताया जा रहा है, ठीक है, ये इंप्लाइड है। अगर हमें कुछ भी ना बोल के सिर्फ मीन बताया गया है तो ऑलवेज एज्यूम, मतलब वो एरिथमेटिक मीन को ही बता रहा है, ठीक है, हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब ये तो देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स ही होगा, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन ही होगा या अनक्लासिफाइड, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी तो तब आता है जब ऑब्जर्वेशंस अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, ना तो 58 मोर देन वन टाइम है, ना तो 62, ना तो 48, ना तो 53, ना तो 70, ना तो 52, ना तो 60, ना तो 84, ना तो 75, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों का इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है तो फिर ये इसमें तो नहीं फॉल कर रहा है, तो कहाँ फॉल करेगा, यहाँ पर, ये अनक्लासिफाइड डेटा है। तो देखो ये मतलब कोई रटने वाला चीज नहीं, अनक्लासिफाइड डेटा है कि नहीं कैसे समझोगे, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन अगर मोर देन वन टाइम ऑकर नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है मीन निकालने के लिए, मैंने ये भी बता दिया कि अगर हमें सिर्फ मीन बोले तो एरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते इस ये जो
मेथड है, उसके लिए हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? देखो मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें ये 14.1.1 है। अगर तुम लोग का नया पीडीएफ में कुछ और नंबर होगा, ठीक है, जब बुक कलेक्ट करोगे या जिनके पास है, तो वो अपने हिसाब से नंबर दे लेना, ठीक है। बाकी देखो डेटा वगैरह सब सेम रहेगा, हो सकता है एग्जाम्पल 14.11 के जगह कुछ और हो, बट चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम कुछ अलग रहेगा, नहीं रहेगा, मे बी और मे नॉट भी, ये सेम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 14.1.1 ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें मीन निकालने के लिए बोला एवरेज। एवरेज को कैसे निकालते हैं? एक्स बार से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स का कंसेप्ट क्या है? ये जो फॉर्मूला लिखा है x1 x2, ये बार तो है जो डिनोट करते हैं, जैसे प्लस करना है तो ऐसे डिनोट करते हैं, डिवाइड करना है तो ऐसे, वैसे ही एवरेज करना है तो बार से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक से डिनोट कर सकते हैं, और इसमें कितने सारे एक्स है? x1 x2 x3, ठीक है। ये देखो x1 है, x2 है, x3 है। x1 का मतलब ये, x2 का मतलब ये, x3 का मतलब ये, डॉट डॉट करके कितना तक है? x9 तक है ना। 9 ऑब्जर्वेशन है, x9 तक है। उसी हिसाब से यहाँ फॉर्मूला लगाया गया है, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है उसी हिसाब से बनाया गया है कि हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, x1 x2 x3 डॉट डॉट करके, क्योंकि हमें वहां तो पता है क्वेश्चन में कि 9 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इन जनरल तो हमें नहीं पता है तो कितने सारे ऑब्जर्वेशन होंगे। तो नंबर को मैथ्स में कैसे बोला जाता है? 1 2 3 करके। तो देखो अब हम लोग बचपन में 100 तक सीखते हैं, 100 तक, तो क्या 100 के बाद नंबर नहीं होता है? नंबर तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना, क्योंकि जो है इसके बाद 100 101 1000 करोड़, कुछ भी जितना हम लोग काउंट कर सके। तो इसको एंड करते हैं एन से, नंबर है इसलिए एन से, 1 2 3 एन तक, 1 2 3 एन तक, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक बोले, इसका तो कोई एंड नहीं है, तो फिर हम लोग एन तक मानते हैं। तो वैसे ही x1 x2 करके ऑब्जर्वेशन जितना भी रहेगा, लास्ट ऑब्जर्वेशन तो हमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो एक्स एन है, ठीक है। अब डिवाइड कितना करना पड़ेगा? एन से। क्यों? क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हो? देखो अभी जो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर तुम लोगों ने परसेंटेज निकाला, इसको एवरेज भी निकालोगे तो कैसे होगा पता है? 50 मिला, 40 मिला, 57 मिला और 49 मिला। कितने सारे सब्जेक्ट में मिला? 4 सब्जेक्ट में। डिवाइडेड बाय 4 करने से एवरेज आ जाएगा, और उसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये देखो 50 प्लस 40 प्लस 57 प्लस 49, ठीक है। 196 डिवाइडेड बाई 4, ये देखो 49 आ गया। 196 डिवाइडेड बाई 4, 49 आ गया। ये हो गया एवरेज, की एवरेज मुझे हर एक सब्जेक्ट में 49 मिला है। और अगर कोई परसेंटेज पूछेगा तो उसमें 100% लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और इसको डिवाइडेड बाय 400 करने से भी हमारा सेम आंसर आएगा, वैसे भी किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने सारे डेटा होंगे सबको ऐड करना है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, ऑब्जर्वेशन तो डेटा ही होता है, तो क्या क्या है? 58 62 48 53 लिख लेते हैं। 58 62 58 62 48, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, 48 53 70 52 60 84 और 75, ठीक है। 84 और 75, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज को ऐड करना है। देखो वही बोला, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ, सब मतलब ऐड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने सारे ऑब्जर्वेशन है? 9 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 9। तो एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना नेसेसरी नहीं है कि ये इसको बैठ बैठ के याद करोगे, x1 x2, ये सब नहीं है, ठीक है। हमें अरिथमेटिक मीन सीखना है कि कैसे करके होता है। अब ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया डिवाइडेड बाय 9। इसका टोटल कितना होगा तुम लोग कैलकुलेटर पे करना, और इसका हैबिट भी करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को खुद से कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम यहाँ से देख के लिख देंगे 562 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर लिख दिया 562 डिवाइडेड बाई 9, 62 डिवाइडेड बाई 9, और इसका आंसर हो गया 62.44 आता है। देख लेते हैं।
अब देखो ये रुपीस का डेटा था तो इसमें यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। ये रुपीस है तो ये भी रुपीस आया, तो एवरेज भी किस चीज का आया, रुपीस का आया। जैसे मार्क्स का एवरेज आया वैसे रुपीस का एवरेज आया, ठीक है। 62.44, मतलब एवरेज वर्कर लोगों का जो वेजेस है वो है 62.44। तो एरिथमेटिक मीन इस तरीके से होगा फॉर अनक्लासिफाइड डेटा। अब ये देखो इसमें x1 x2 क्या क्या है, अगर तुम लोग को वो बताए तो ये देखो ये n हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, ठीक है। ये क्या है x3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये x7 है, ये x8 है और ये x9 है। तो जितना सारा ऑब्जर्वेशन होता है ना उतने से ही डिवाइड होता है। देखो 9 ऑब्जर्वेशन का x9 होगा तो 9 ऑब्जर्वेशन से तो 9 से डिवाइड होगा। वैसे ही अगर xn तक ऑब्जर्वेशन है तो इसीलिए n से डिवाइड करके दिखाया, ठीक है। ये मैंने समझाने का कोशिश किया। बाकी अगर ये कोई याद रखने का चीज है नहीं, ठीक है, कि इसको रट लो, ये समझने का चीज है, ठीक है। तो ये इसके साथ रिलेट करोगे तो आराम से समझ में आएगा। फिर इसको क्या किया, समेशन ऑफ एक्स आई, इसका भी मतलब बता देते, ठीक है। हमें क्या करना है, सम करना है, सम ही तो है। ये देखो प्लस 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 सम करना है, किसका सम करना है, एक्स के वैल्यूज का। एक्स का कौन कौन सा वैल्यूज, एक्स आई। अब आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आई का मतलब ये लिख देते हैं, आई नहीं लिखा ना, आई लिख देते हैं। आई कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये देखो आई का मतलब हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट करके एन तक, ठीक है। तो इसका मतलब पहला x1, फिर उसके बाद x2, समेशन है तो प्लस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद x3, फिर उसके बाद x4, ऐसे करके डॉट डॉट करके xn तक जाएगा, वही हुआ डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा था तो मैंने समझा दिया। बाकी हमारे लिए ये जो कैलकुलेशंस है ये मेन है कि कैसे करके इसे कैलकुलेट करें। तो देखो इसमें से हमें ये समझ में आया अनक्लासिफाइड या डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हो रहा है, ठीक है, और उसमें कैसे कैलकुलेशंस करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक पढ़ेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने एफ डॉट डी लिख दिया, ठीक है। अब हम अपने से डेटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, हम अपने से डेटा दे रहे हैं। मान लो ऐसे दे दिया 10 10 10, फिर उसके बाद 14 14 16 18 18 20, ठीक है। ये मैंने दे दिया मार्क्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स का मार्क्स का डेटा मैंने ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज। अब एवरेज बोलने का मतलब एरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, बोलो इसका मीन क्या होगा। बोलो इसका मीन क्या होगा। बोलो इसका मीन क्या होगा। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। 14.44। हम्म, देखो सही हुआ है। अब हम लोगों ने इसको कैसे निकाला है, अगर तुम लोगों ने ऐसे किया है, ये देखो एवरेज निकालना है,
10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20, फिर डिवाइडेड बाय किया होगा 9, फिर लिखा होगा 14.44, ठीक है, ये आ रहा होगा, ठीक है। बट ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10 को 10 into 3 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 14 वाले डेटा को क्या लिखेंगे? 14 into 2. अच्छा, और 16 को क्या लिखेंगे? सिंपल 16 लिखेंगे। चाहो तो 16 into 1 लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ये देखो, वो भी चलेगा। 18 को क्या लिखोगे? 18 into 2. 18.2. और 20 को 20 into 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना होगा? क्या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ऐसे लिखने में वो कुछ चेंज हो गया क्या? 9 9 रहेगा या चेंज होगा? 9 ही रहेगा। 9 9 ही रहेगा, ठीक है। तो x बार कितना आ जाएगा? ये हो गया 30 प्लस ये हो गया 28 प्लस 16 36 20, ठीक है, 9। अब ये ऐड करने से कितना आ रहा है? 130 आएगा शायद, देख लेते हैं। 6 6 16 16 36 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 12 और 8 पूरी 20 20 20 40 40, अच्छा 20 0 2 2 4 4 4 और 3 7 8 9 10 और हाँ ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब कौन सा मेथड जल्दी होगा? ऑब्वियसली ये मेथड जल्दी होगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी कैसे था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला कि अगर मेरा ऑब्जर्वेशन खुद को रिपीट करेगा तो फ्रीक्वेंसी होगा। वैसे भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना लास्ट, जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करके इसमें स्टैटिस्टिक्स में अलग रूल्स बोल रखा है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। चाहे कैसे भी सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। ये मेहनत वाला करोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन हमें बोला है कि एक तरीका है, उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है। देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लाइन लगा दिया, यहाँ पर मैंने लिखा x, ठीक है। x का डेटा क्या है? 10 है। जो रिपीट होगा उसे एक ही बार लिखेंगे। और 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। फ्रीक्वेंसी 10 कितने बार ऑकर हुआ? कितने फ्रीक्वेंट टाइम 10 ऑकर हुआ? 3 टाइम्स। 14 कितने बार हुआ? 2 टाइम्स। 16 कितने बार हुआ? 1 टाइम। 18 कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। 20 कितने टाइम्स हुआ? 1 टाइम्स। अब हम लोगों ने एवरेज निकालने के लिए इसे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोगों को f इंटू एक्स करना है या x इंटू एफ करना है। नॉर्मली एफ एक्स लिखा जाता है तो वो लिखा। अगर तुम लोग x f भी लिख देते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो 10 इंटू 3 30 हो गया, 14 इंटू 2 28 हो गया, 16 इंटू 1 16 हो गया, ये 36 हो गया, ये 20 हो गया। अब क्या करना है? सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करना है। तो हमें एफ ऑफ एक्स का टोटल करना है। तो एफ ऑफ एक्स का टोटल कितना आएगा? 130 आएगा। देखो ना, इसके साथ तो सिमिलर है ना, हम कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे। तो यहाँ जितना आया था यहाँ भी उतना ही आया, 130 आ गया। बस इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है एक्स बार। तो वो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने कैसे निकाला? 130/9 करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर देंगे 130/9, मतलब समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? समेशन एफ करना पड़ेगा। देखो, एफ का समेशन कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। एफ का समेशन 9 आ गया। ये देखो, थोड़ा सा इसे ठीक करके लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को। ये देखो, इसका समेशन करो, ये कितना आ जाएगा? 9 आ गया, ठीक है। 9, क्योंकि हमें डिवाइडेड बाय क्या करना है? ऑलवेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तुम लोग अगर यहाँ काउंट करने गए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, नहीं नहीं, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। 10 तो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 5 ऑब्जर्वेशन कहाँ से हुआ? इसको टोटल करोगे तो 5 दिखेगा, जो कि गलत है। इसको टोटल करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 ऑब्जर्वेशन है? मुझे उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ समेशन एफ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 9, यानी 14.44, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना मेहनत हम लोग क्यों करें, हम लोग ये वाला ही ना कर लेंगे और दूसरा फॉर्मूला क्यों सीखे? क्योंकि ये बहुत कम ऑब्जर्वेशन था। जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा तो थोड़ी ना कर पाओगे। ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा डेटा दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फिर उसमें एक्स बार हो जाता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, ये होता है, जहां पर समीशन एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समीशन एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और समीशन एफ एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। अच्छा, अगर हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी का देखते हैं पॉइंट, तो मैंने अभी तुम लोग को क्या सिखाया है, मैंने अभी तुम लोग को ये वाला सिखा दिया। अब हम लोग सीखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कैसे होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका डेटा कैसे देखने में होता है, उसमें क्लास इंटरवल्स रहता है, जैसे ये लिख दिया मैंने क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या क्या डेटा लेंगे, चलो ऐसे ले लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, मानो कि 5, 4 और 2 ले लिया। ठीक है, अब हम लोग को ऐसे दिया हुआ और बोला है कि एवरेज निकालो। ठीक है, ऐसे डेटा दिया हुआ रहेगा तब होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप में है ना डेटा, ये ग्रुप है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब हमें बोला है कि इसका एवरेज निकालो, फाइंड एवरेज। कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर काउंट करना है कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ तो 10 से 20 तक है, कौन सा कैसे काउंट करेगी, कितना सारा ऑब्जर्वेशन है। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग काउंट कर ही सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके काउंट कर ही सकते हैं। लेकिन हमें एक्स का तो एक वैल्यू चाहिए, समझो, हमें एक्स का क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। एक्स का हमें देखो यहाँ एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो उसी तरीके से इसमें काफी सारा नंबर काउंट तो तुम लोग कर लोगे 10, 11, 12 करके, लेकिन हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए। जब सिंगल वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मिडिल वैल्यू। ठीक है, कैसे मिडिल वैल्यू निकाला जाएगा, ये बेसिक क्लास में हम लोगों ने किया था, 10 + 20, ये दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्लास लिमिट्स भी बोल सकते हो, 20 + 30 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 2। ठीक है, मिडिल वैल्यू निकाल रहे 2, 2 मिडिल वैल्यू यानी 2 से डिवाइड करना, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, देखते कितना आंसर आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। अब देखो हर एक क्लास के बीच में गैप कितने का था, बोलो तो 10 का। ठीक है, हर एक क्लास के बीच में गैप कितने का था, 10 का। गैप यानी क्लास लेंथ। ठीक है, क्लास लेंथ कितना था, लेंथ कैसे निकालते थे, ठीक है, लेंथ निकालते थे लो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करके। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास बाउंड्री जो है, अगर मेरा नॉन ओवरलैपिंग है, ये कैसा है क्लास इंटरवल है, ओवरलैपिंग की नॉन ओवरलैपिंग, बोलो कितना बार बोल बोल के पढ़ा है, हाँ बोलो। ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाला है। अगर ये ओवरलैपिंग वाला है, इसमें क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट एक ही होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग वाले में जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्री है। ठीक है, तो क्लास लिमिट तो ऐसे है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो अपर क्लास बाउंड्री 20, लोअर क्लास बाउंड्री 10, तो ये कितना हो गया 10। सभी में गैप कितने का है, 10, 10 का। अगर सभी में गैप 10, 10 का है तो एक मिड वैल्यू निकालोगे, उसके बाद गैप ऐड करते जाओगे तो दूसरा मिड वैल्यू आते जाता है। ठीक है, ये यूज कर सकते हो, ये ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि सब में लेंथ, क्लास लेंथ का गैप जो है इक्वल है और 10 है, तो मिड वैल्यू एक निकालने के बाद सब में वही गैप को ऐड करोगे तो बिना कैलकुलेशन किए मिड वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये याद रखो, क्योंकि मैंने तो यहाँ 3 मिड वैल्यू दिया है। अगर मोर देन 10, 20, 20 तो नहीं होगा, मान लो 7-8 मिड वैल्यूज निकालने हैं, तब फिर क्या बैठ बैठ के एक एक करके कैलकुलेशन करोगे, तब चेक करना क्लास लेंथ क्या है। ठीक है, फिर उस क्लास लेंथ, अगर क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए, सभी में 10, 10 है तभी ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये शॉर्टकट बताया मैंने। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ एम लिख दिया, मतलब मीड वैल्यू। ठीक है, मीड वैल्यू से हम लोगों ने एक्स को निकाला। अब हमारे पास क्या आ गया, अब इसको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है।
क्यों भूल जाने के लिए बोल रहे हैं, इसी से ये बना हुआ। इसमें काफी सारा वैल्यूज था, हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए था, तो इसीलिए इसको ट्रांसफर कर दिया इसमें। अब हमारे पास क्या है, ये टेबल में ये डेटा है और ये डेटा है। अब हम लोग कैसा सिचुएशन हमारा आ गया पता है, हमारा सिचुएशन ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो गया, एक्स का डेटा एफ का डेटा। अब एवरेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग करेंगे एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ इंटू एक्स एम, ठीक है, मिडिल वैल्यू। तो ये 5 इंटू 50 75, 4 इंटू 25 100 और 35 इंटू 2 70, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे टोटल, इसका मतलब क्या हो गया कि 15 5 टाइम्स है, 25 4 टाइम्स है, 35 2 टाइम्स है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल करके देखते हैं। ये हो गया 170 प्लस 75, देखते हैं कितना आता है। 245. अच्छा 245, ठीक है। अब बोलो एवरेज कितना होगा, एवरेज कैसे निकालोगे, एक्स बार करके बोलो एवरेज कैसे निकालोगे, अभी सिखाया और बोल भी दिया ये कैसे ट्रांसफर हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, हमारे पास टोटल है इतना, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो कितने से डिवाइड करें। 11. 11 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। ये देखो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 11 ऑब्जर्वेशन है, क्यों, क्योंकि 15 5 बार है, 25 4 टाइम्स है, 35 2 टाइम्स है, तो 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समेशन ऑफ एफ, ये बन गया। अब इसको डिवाइड करके जितना आएगा उतना लिख लेंगे, मैंने तो एग्जाम्पल लिया था, जो आएगा वो लिख दो, मुझे नहीं पता कितना आएगा। अच्छा इतना आ रहा है तो इतना लिख दो, 22.27 ऐसा कुछ आ रहा है तो उतना लिख दो, ठीक है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, देखो यहाँ पर अभी तक जो सीखा उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये 14.11 तो कर लिया, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब ये वाला देखो, ठीक है, हमें बोला है कि कंप्यूट द मीन, मीन मतलब वही एरिथमेटिक मीन हो जाएगा, मीन वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेंट जेवियर्स कॉलेज में, ठीक है, जो बीबीए के स्टूडेंट्स है उनका वेट का डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो बोल रहा है 44 से 48 वेट है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स है, 49 से 53 के बीच का वेट 4 स्टूडेंट, 54 से 58 5, 59 से 63 7, 64 से 68 9, 69 से 73 8 है। हमें बोला है इसका वेट, इनका वेट का एवरेज निकालने। तो सबसे पहले बोलो ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, कैसा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, और अगर ग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड में कौन सा है बोलो। Group frequency distribution. उसमें कौन सा, अच्छा ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था, बोलो कैसे निकालोगे। मिडिल वैल्यू निकालेंगे, अभी तो सिखाया कि मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू मोर देन 1 है, तो इसमें से कौन सा ले नहीं पता। तो अगर जब कुछ नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ना तेरा ना मेरा, ठीक है, मतलब दोनों का हो, ऐसे वैसे ही हो गया कि बीच का वैल्यू, ना 44 ना 48 ना इसके आसपास, बीच का वैल्यू, तो 44 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पर 14.1.2, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स एम, ठीक है, एक्स का मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डायरेक्टली यहां से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला डेटा हम और लिख नहीं रहे हैं, तो बोलो पहले वाले केस में मिडिल वैल्यू कितना आएगा, बताओ बताओ। 46. 46, ठीक है, कैसे आया, 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो मिडिल वैल्यू आ जाएगा 46। पहले वाले केस में मिडिल वैल्यू आ गया हम लोग का 46, ठीक है। अच्छा अब बाकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो कि टाइम टेकिंग होगा, जैसा मैंने बोला वैसा भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन यहां पर बोलो ये क्लास इंटरवल कैसा है, ओवरलैपिंग कि नॉन ओवरलैपिंग, Non-overlapping. ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब
44 से 48, उसके बाद 48 से स्टार्ट नहीं होके 49 पे चला गया, तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट इक्वल होता है? नहीं होता है, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ता है, क्लास लिमिट को ट्रांसफर करना पड़ता है क्लास बाउंड्री में। और वो कैसे कर सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2 और अपर क्लास लिमिट प्लस d/2 करके करते हैं। और जहां पर d कैसे निकालेंगे, d कैसे निकाला जाता है, d निकलेगा लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल। तो ये सब लोअर क्लास है, जो कम वैल्यू है किसी भी क्लास इंटरवल में दो वैल्यू होता है, जो कम वैल्यू है उसे लोअर और जो ज्यादा वैल्यू है उसे अपर बोलते हैं। तो सभी का स्टार्टिंग लोअर होता है, एंडिंग अपर होता है, ठीक है। तो डी कैसे निकलता है, कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट ले लो, तो मैंने ये ले लिया 49, और जस्ट उसके प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट ले लो, ले लिया 48। तो ये जो डिफरेंस आता है इसे हम लोग डी बोलते हैं। तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। अब d/2 निकालेंगे तो 1/2 यानी कितना आ जाएगा 0.5। ये सब हम लोग बेसिक वाले क्लास में सीखे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हम और वहां पर करके नहीं दिखा रहे, ये देखो ऐसे होगा। तुम लोग अपनी कॉपी में साइड में लिखते जाओ, अगर भूल जाए बाई चांस, ठीक है। तो 0.5 अब कैसे होगा, लोअर क्लास लिमिट में माइनस d/2, मतलब ये जो दिख रहा है 44 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है, 44 में माइनस 0.5 करेंगे और 48 में प्लस 0.5 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 43.5 और ये कितना आ जाएगा 48.5। सेम तरीके से सभी पे एप्लीकेबल होगा। 49 से अगर 0.5 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 48.5 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ओवरलैपिंग बन जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे कुछ दिखेगा, ये देखो 43.5 48.5 हम कैसे लिखते हैं, पहले ये पीछे का सारा लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम पीछे का सारा लिख लेते हैं क्योंकि पीछे का सारा जो है उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि सभी अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। 63.5 हो जाएगा, 68.5 हो जाएगा और 73.5 हो जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 48.5 53.5। ये इधर इधर भेजते जाओ, देखो सेम हो जाएगा, माइनस करने से भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं तो जल्दी होता है, ठीक है। तुम लोग भी इस तरीके से करना, एकदम गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन बिना बस एक कैलकुलेशन कर लेना अपनी तसल्ली के लिए, बाकी सब ऐसा चलता जाएगा। अब क्लास बाउंड्री बन गया, अब क्लास बाउंड्री में गैप निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अपर क्लास और लोअर क्लास का गैप निकालोगे, निकालो कैसे निकालोगे, ये सब हटा दे, ये देखो कैसे निकलेगा 48.5 माइनस 43.5 कितना आ गया, देखो 5, सब में 5 ही होगा, देखो गैप 5 होगा। 53.5 माइनस 48.5 तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो सभी में 5 आएगा। अगर सभी में 5 आएगा, मैंने अभी तुम लोग को एक ट्रिक बताया कि मिडिल वैल्यू को क्या करोगे, मिडिल वैल्यू को बस 5 ऐड करते जाना, जो भी मिडिल वैल्यू आएगा उसका आंसर कैलकुलेट करके जो आएगा बिना कैलकुलेट किए भी सेम आ जाएगा। तो अगर पहला मिडिल वैल्यू 46 है तो उसके बाद 5 ऐड करने से कितना आएगा बोलो, 46 में 5 ऐड करने से 51. अच्छा, उसके बाद 51 में 5 ऐड करने से 56, उसके बाद 56 में 5 ऐड करने से 61, 61 में 5 ऐड करने से 66 होगा ना। 6. अच्छा 66 मैंने कितना सारा लिखा, कितना सारा है, और एक है 71 और एक है, ये देखो 71, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब तुम लोग मिडिल वैल्यू को भी ऐड करके देख लो, वही सेम आएगा। जैसे अब और एक चीज भी बताते हैं, देखो तुम लोगों ने ऐसे किया होगा 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम लोग का आया 46, ठीक है। उसके बाद वाला 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 51। तो देखो मैंने भी वही लिखवाया है, 51 ही लिखवाया है। तुम लोग हर एक पे चेक करके देख सकते हो। 54 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 56, ठीक है। 56 आ गया, देखो 56। उसके बाद वाला भी सेम होगा, चेक करके देख सकते हो। हाँ, और एक बात, क्या इसका ये दोनों ऐड करने से मिडिल वैल्यू ही जो है जितना आ रहा है उतना आएगा, या फिर इसको भी ऐड करने से सेम आएगा, मतलब ओवरलैपिंग में जो ट्रांसफर कर लिया क्या उसमें ऐड करने से मिडिल वैल्यू सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो 43.5 प्लस
48.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, देखो कितना आ गया, 46 आ गया। चाहे ओवरलैपिंग बिना किए मिडिल वैल्यू निकालो या ओवरलैपिंग किए निकालो, मिडिल वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगा। ओवरलैपिंग करो या ना करो, मिड वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगा। लेकिन लेकिन ये 5 कैलकुलेट करने के लिए हमें ओवरलैपिंग में ट्रांसफर करना जरूरी है। कैसे? अब ये दोनों का माइनस करो, 48 माइनस 44 कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर मिडिल वैल्यू में 4 ऐड करते हुए चलोगे तब तो गलत आंसर आ जाएगा। 46 के बाद कितना आ जाएगा, 4 ऐड कर दोगे तो 46 के बाद 50 आ जाएगा, जबकि होना चाहिए 51, क्योंकि ये बीच का गैप मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इतना समझो कि हम लोग जब जो है ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो उसे ओवरलैपिंग करना क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग क्लास लेंथ निकाल पाए। ठीक है, क्लास लेंथ के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होता है। तो क्लास बाउंड्रीज अगर हमारा ओवरलैपिंग है तो क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट बराबर होता है। लेकिन अगर नॉन ओवरलैपिंग डेटा है जैसे कि ये वाला है, तो वहां पर क्लास बाउंड्री नॉट इक्वल टू क्लास लिमिट होता है। वहां पर हमें क्लास लिमिट को ट्रांसफर करना पड़ता है क्लास बाउंड्री में। कैसे करके? लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू करके। और डी कैसे निकालते हैं? कोई भी क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट ले लो माइनस जस्ट उसके प्रेसिडिंग क्लास का जो है लोअर क्लास लिमिट ले लो, फिर दोनों का गैप निकालो और डी बाई टू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो 2-3 पॉइंट समझने वाला बात है। यहाँ पर मीड वैल्यू जो है बिना ओवरलैपिंग किए मीड वैल्यू जो निकालोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीड वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गैप का यूज करना चाहते हो फिर ओवरलैपिंग करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि ओवरलैपिंग कर लो। ओवरलैपिंग करने का तो फायदा है, ठीक है, क्योंकि हमें मीड वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी ओवरलैपिंग करने का हैबिट होना चाहिए, कब क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स एम निकाल लिया। अब एफ, एफ तो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो गिवन होगा वो देख देख के लिख दो। जैसे 3 4 5 7 9 8। अच्छा, अब क्या करना है? एफ इंटू एक्स एन, तो 46 इंटू 3 देख लो कितना होगा। 46 इंटू 3 51 इंटू 4, हाँ 204। তারপর এটা বলো। 280, अच्छा, उसके बाद 427, 9 इंटू 66, এটা আমি করে নিতে পারবো। 9 इंटू 66, 594। अब ऐड करना है, ऐड करने से कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 138। देखो कैलकुलेटर चलना चाहिए, हम पूछ रहे हैं मुझे, मेरे लिए कैलकुलेट कर रहे हो या ना कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग अभी नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं करके आ सकते हो। ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं। अगर अभी सोच रहे हो कि नहीं करेंगे, वो मुझे देखो, हम क्या बोले, 2211 मैम। हाँ 2211, लेकिन एग्जाम में हाथ चलाना पड़ेगा। अगर अभी कैलकुलेटर वगैरह नहीं है सामने मत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में उसी टाइम में करके आना पड़ेगा। 4 + 3 7 7 एंड 7 14 14 + 5 कितना हो गया, 19 19 और 9 28 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, मतलब हम लोग के पास टोटल 36 डेटा है। जैसे 46 3 टाइम्स है, 51 4 टाइम्स है, तो एक्स बार यानी एक्स का एवरेज कितना आ जाएगा, 2211 बाई 36। तो ये डिवाइड करने से हो जाएगा 61.41, 61.41। अच्छा चलो देखते हैं। 42 मतलब पॉइंट के बाद 5 होगा, इसीलिए 42 किया होगा इन्होंने। देख लेते, डिवाइडेड बाई 36। 61.4166 है, तो 5 से ज्यादा होने से तो 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 कर दिया। अच्छा, अब
इसको तुम लोग को कैलकुलेटर पे सीखना है। कैसे सीखोगे कैलकुलेटर पे? ये इतना अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करके आना है। अगर कैलकुलेटर है अपने पास तो देखो, नहीं है तो कैलकुलेटर एक लेना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर में कैसे होगा दिखाते हैं। ऐसे करना है, मेमोरी का यूज करना है। सबसे पहले 46 इंटू 3 करोगे, कितना आया? 138, ठीक है। जो हम स्टेप्स बता रहे हैं, देखो स्टेप 1 कैलकुलेटर पे कैसे करना है। 46 इंटू 3 कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेटर की स्क्रीन में दिखेगा 138। फिर तुम लोग को करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। मेमोरी प्लस मिल जाएगा कैलकुलेटर में, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, मेमोरी प्लस। फिर उसके बाद करना है 51 इंटू 4, कितना आ गया? 204, ठीक है। और एक स्टेप लिख देते हैं 51 इंटू 4, ये आ गया हम लोग का 204। फिर करोगे मेमोरी प्लस, फिर कर देना मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? 56 इंटू 5, ठीक है। फिर कर दोगे मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर कर दोगे मेमोरी प्लस। 61 इंटू 7, ठीक है, ये कर दोगे फिर से मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर 66 इंटू 9 कर दोगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 71 इंटू 9 कितना आ गया? ये लो, ये कुछ अलग लिख दिया मैंने। हिस्ट्री में जाके देखते हैं क्या गलत कर दिया। ओ, 665 इंटू 9 कर दिया है। इसको हटाया जा सकता है क्या? नहीं, इसको इंडिविजुअली नहीं हटा। लो, पूरा मेहनत में पानी फिर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। देखो 46 इंटू 3, ये देखो यहाँ 46 इंटू 3 गलत क्यों दिखा रहा है? 130, ठीक है। अच्छा देखो, फिर मेमोरी प्लस, देखो मेमोरी प्लस, उसके बाद है 51 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 56 इंटू 5 मेमोरी प्लस। अच्छा, उसके बाद 56 इंटू 5 मेमोरी प्लस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 61 इंटू 7 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद 66 इंटू 9 मेमोरी प्लस, और एंड वाला 71 इंटू 8 मेमोरी प्लस 568 आया, ठीक है। तो इसको हम एक बार डॉट डॉट करके ऐसे लिख ले, हमें 71 इंटू 8 तक जाना है, जो कि 560 आएगा। फिर मेमोरी प्लस करना है, इसके बाद करना है MRC वाला बटन प्रेस, ठीक है, मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो कितना आ गया? 1648, 2211 आना चाहिए। अच्छा, एक ना मेरा ऐड नहीं हुआ था, 204 शायद ऐड नहीं हुआ था। इस तरीके से करने से ही आ जाएगा। कितना बार दिखाए पता नहीं, मेरे से इतना बार गलती क्यों हो रहा है। ठीक है, और एक बार देखो, दिखाना तो पड़ेगा, अभी बोल दिया है मैंने तो दिखाएंगे ही। पता नहीं इधर उधर हाथ चला जा रहा है, इस वजह से गलती हो रहा है। 204, पहले मेमोरी को क्लीन कर लेते हैं। 46 इंटू 3, ठीक है, मेमोरी प्लस 51 इंटू 4 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 56 इंटू 5 मेमोरी प्लस, आगे इक्वल फिर मेमोरी प्लस करना है, ठीक है। अगर पहले मेमोरी प्लस कर दोगे फिर इक्वल लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। जो कि मैंने पहले इसके आगे वाले टर्म में वैसा ही हुआ, मेरे से एक गलती हुआ, ठीक है। ये देखो मेमोरी प्लस 66 इंटू 9 इक्वल फिर मेमोरी प्लस, ठीक है। 71 इंटू 8 इक्वल फिर मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल। देखो आ गया 2211। अब ये ना कैलकुलेट, ये कंप्यूटर में कर रहे हैं, पेन का यूज है, जो पेन से लिखते हैं उससे कर रहे हैं, स्लो हो रहा है। जब तुम लोग अपना कैलकुलेटर में यूज करोगे तो जब हैंड्स का यूज करोगे तो काफी जल्दी होगा, और ऐसे ही करना है, ठीक है। मेमोरी रिकॉल करने से कितना दिखेगा? 2211। फिर इसको डिवाइड कर देना 36, ठीक है। मेरा तो काफी बार गलत हो गया, ठीक है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। लेकिन ये इस तरीके से करना है एग्जाम में। एग्जाम में बैठ बैठ के एक एक मल्टीप्लाई, एक एक का आंसर नहीं निकालना है। हम लोग MCQ पैटर्न में करेंगे, तो अपने दिमाग को, अपने आप को उसी तरीके से ट्रेंड करो, वही काम आएगा, ठीक है। पूरा लिखना कोई काम नहीं आने वाला।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक मेथड पढ़ेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने अभी तुम लोगों को कितना सारा मेथड बताया, कहाँ चला गया, मैंने तुम लोग को मेथड बता दिया। देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला समीशन एफ इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाई समीशन एफ। मतलब देखा जाए तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक ही जैसा हुआ, ठीक है। बस यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स ऑफ एम है, मीड वैल्यू निकालना पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका भी है, ठीक है। और एक क्या तरीका है, चलो और एक फॉर्मूला होता है वो दिखाते हैं। एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये कौन से वाले ग्रुप के कौन से वाले जगह पे आ रहा है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और एक मेथड, इसमें फॉर्मूला कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, एफ इंटू डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू सी। बहुत से लोग इसे आई भी लिखते हैं। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, लिखो हम समझा देंगे, सारा चीज याद रह जाएगा। एज्यूम्ड मीन, एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ, ये समेशन एफ का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले भी यही होता था, ठीक है। डी डैश का मतलब होगा एक्स माइनस ए बाई आई, या फिर आई नहीं सी लिखेंगे क्योंकि हम तो सी का यूज कर रहे हैं। और ये सी का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ, ठीक है। डी का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज कब करना चाहिए, चलो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कब करेंगे वो दिखाते हैं किसी एक क्वेश्चन के साथ। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लास इंटरवल दे दिया है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इसे ओवरलैपिंग बना ले, ताकि हमारे लिए सेफ हो, हम लोग कोई भी डेटा को जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए। तो पहले इसको ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग करने से हम लोगों को डी चाहिए होता है। डी का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी, सॉरी अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल, ठीक है। कोई भी क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट ले लो, मान लो ये ले लिया 489 माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ, सॉरी ये वाला लोअर होगा, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल मतलब 470 और माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, ठीक है, ये वाला था। तो ये हो गया -469, ये सब मैंने लिखवाया है, ठीक है। ये 1 हो गया। अब d/2 मतलब 1/2, तो हमेशा ना 0.5 ही आता है, चेक करो या ना करो, ठीक है। 0.5 के अलावा बाकी कुछ आने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर होता है कि 1/2 के जगह कुछ और आ गया हो, मतलब 1 के जगह 2 तो फॉर्मूले में फिक्स्ड है। तो 0.5 लेस ऐड इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हम तुम लोग को ये लिख के दिखा रहे कि क्लास इंटरवल का डेटा क्या हो जाएगा, हम इस पेज में करके दिखा रहे हैं। तो क्लास इंटरवल को अगर हम बदल देते हैं, मतलब ओवरलैपिंग कर देते हैं, तो वो कैसे दिखेगा, क्लास इंटरवल ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 350 हो जाएगा, 0.5 लेस होने से 349.5, ठीक है। और ये बन जाएगा 369.5। अब पीछे का सब 0.5 जो ऐड है ना वो लिख लेंगे। तो क्या क्या आएगा, 389, 409, 389, 409, 389, 409। अच्छा, 429, 449, 429, 449, 469, 489, 489, ठीक है। अब ये लिखने का फायदा क्या है, ये आगे का जो 0.5 करोगे ना, करने से इस क्लास का ये वाला आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या था, देखो 370 था, 370 में 0.5 लेस करोगे तो 369.5 आएगा। इधर ये वाला इधर स्किप करवा के लिखो 389.5, ये इधर लिखो 409.5, ये इधर लिखो 429.5,
469.5, ये इधर लिखो 449.5 और ये इधर लिखो 469.5। तो तुम लोग कैलकुलेट करके भी देख लेना, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें जैसे पहले कर रहे थे उस फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे और जो डेविएशन वाला बोला उस फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला ऐसा क्वेश्चन आने से हम लोग क्या कर रहे थे, पहले अगर हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोग उसमें निकाल रहे थे एक सेम, चाहे ये एग्जाम्पल मैट वाला देख लो या फिर ये देख लो, हम लोग क्या निकाल रहे थे, मीड वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी तुम लोग को मीड वैल्यू से एक बार करके दिखाएंगे। उसके बाद जो नया मेथड बता रहे हैं वो भी करके दिखाएंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, बट कौन सा करना है कब वो कैसे समझोगे वो हम बताते हैं। मीड वैल्यू निकालेंगे, तो मीड वैल्यू का मतलब एक्स ऑफ एम, एक्स का मीड वैल्यू, ये सब एक्स है लेकिन एक्स बहुत सारा है तो इसका मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, पहले वाले केस में 349.5 प्लस 369.5, मीड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, दोनों क्लास बाउंड्री का एडिशन या क्लास लिमिट, दोनों क्लास लिमिट, बाउंड्री नहीं भी करते हैं तो चलता है, इसीलिए ओवरलैपिंग करो या नॉन ओवरलैपिंग में मिडिल वैल्यू निकालो, मिडिल वैल्यू दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 359.5, तो ये मैंने लिख दिया 359.5 मिडिल वैल्यू। ठीक है, अब क्लास लेंथ चेक करते हैं कितना है सबका, 369.5 माइनस 389.5, तो सभी में क्लास लेंथ जो है ना 20 है, मतलब ये दोनों का गैप चेक कर लो 20, ये दोनों का 20, ये दोनों का 20, सभी का 20-20 गैप है। अगर सभी का 20-20 गैप है, मिडिल वैल्यू में 20 ऐड करके लिखोगे तो हो जाएगा। तो 359.5 में 20 ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 379.5। ठीक है, फिर इसमें 20 ऐड कर दो तो आ जाएगा 399.5। अगर तुम लोग चाहो तो बाद में घर पे बैठ के ये ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ये ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके चेक करके देखना, सेम आंसर आएगा। 399 डिवाइडेड प्लस 20 मतलब 419.5, फिर से प्लस 20 तो ये हो गया 439.5, फिर प्लस 20 459.5 प्लस 20 479.5, ये निकल गया। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है वो नोट डाउन करते हैं, 23, 38, 58, 82। अच्छा 23, 38, 58, 82, 65, 31, 11, 65, 31 और 11। ठीक है, तो f इंटू एक्स ऑफ m, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 5274.5, लेकिन तुम लोग को वही मेमोरी प्लस करते हुए करना है ताकि जल्दी आंसर मिले। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मेमोरी प्लस करेंगे, ये मेमोरी को हटा दिया। ठीक है, अब ये कर दिया मैंने मेमोरी प्लस, नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर 459.5 इंटू 31, ये आ गया 1, ये कुछ गलत आ गया है, 459.5 इंटू 31, हाँ 14244.5, 14244.5, इसको हम कर देंगे मेमोरी प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ एक ही मेमोरी प्लस हुआ वो हटा दिया था, ठीक है चलो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। 439.5 इंटू 65, तो ये कितना आ रहा है 28,567.5, फिर इसको कर दिया मैंने मेमोरी प्लस। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो 419.5 इंटू 82, 34,399। ठीक है 34,399 मेमोरी प्लस। ठीक है, अच्छा 399.5 इंटू 58, तो ये हो गया 23,171 मेमोरी प्लस। अच्छा फिर 379.5 इंटू 38, 14,421, इसको कर लो मेमोरी प्लस। 359.5 इंटू 23, तो ये आ गया 8268.5, इसको भी कर लो मेमोरी प्लस। अब करो मेमोरी रिकॉल, तो आंसर आ रहा है 123,071.5। इसमें एक का एक ऐड नहीं हुआ था, वो कर लेते, मतलब वो मेरा फॉल्ट था, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मेमोरी प्लस में नहीं दिया था, ये भी ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने से हम लोग का आ जाएगा
128,346, ठीक है, मेरे पास डेटा है, हम एक बार कर चुके तो उस पर लिख लेते हैं 128,346 इतना आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये देखो इतना आ जाएगा, ये लास्ट वाला ऐड नहीं हुआ था, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालोगे तो कैसे आएगा, x बार इक्वल टू 128,346, मतलब ये इसका समेशन ऑफ f इंटू एक्स ऑफ m, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन f, सॉरी इसमें वैल्यू लिख लेते हैं समेशन एफ का, ठीक है। समेशन एफ कितना होगा, देखो ये कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐड करने का जरूरत है क्या, अच्छा यहाँ बोला नहीं है, स्टूडेंट नहीं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बोला है, तो फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके देखो कितना आता है, 23, 38, 58, 82, ये कितना आता है, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 25 और 328, 2, 2, 4, 3, 7, 7 और 5, 12, 12 और 8, 20, 26, 26 और ये हो गया 4, 30, 308, ठीक है, तो 308। अब देखो ये कितना टाइम लगेगा, अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, ऊपर से एक टेंशन भी रहेगा कि मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, आंसर वैसे ठीक आ गया है, 16.707 है, तो 71 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, तो हम इसको 71 लिखेंगे, मैच करते हैं, 416.71 आंसर होगा कि नहीं, हाँ आंसर तो वही होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में करने के लिए ये सही रहेगा, बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए क्या बड़ा क्या हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये और ये मल्टीप्लीकेशन करना सबसे हैकल वाला हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या यूज करना चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए, ये जो मेथड है ना इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड। वहां पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। समेशन इफ तो हमें प्रीवियस वाले मेथड में भी चाहिए होता है, तो इस मेथड में भी हम लोग अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा, हाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे बचपन में कियो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, वैसे याद करना पड़ेगा, बाकी हम समझाने का कोशिश करेंगे तो समझ के याद करना पड़ेगा, तो a प्लस समेशन एफ डी, ठीक है, समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। तो देखो समेशन एफ इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडी है 308, सी का मतलब होता है क्लास लेंथ, ये देखो सी का मतलब होता है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ तो हम लोगों ने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास लेंथ होता है दोनों क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, ठीक है, तो 369.5 माइनस 349.5 हम लोगों ने क्लास लेंथ निकाला हुआ है कितना 20, वही तो 20 ऐड कर करके ही तो हम लोगों ने मिडिल वैल्यू निकाला, तो क्लास लेंथ हमें पता है 20, ठीक है। तो नया क्या निकालना पड़ेगा, समेशन एफ डी डैश, ठीक है। अब डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस ए बाई सी, मतलब हमें यहाँ पर क्या कॉलम करना पड़ेगा, ये तो ओल्ड मेथड से हो गया, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से किया, अब हम व्हाइट कलर से कर रहे हैं, जो हमारे न्यू ये वाला जो नया मेथड हम सिखाने वाले हैं उसके हिसाब से, तो सबसे पहले निकालेंगे डी डैश, डी डैश क्या है, एक्स माइनस ए बाई सी, ये है डी डैश, ठीक है। एक्स क्या है, ये सब एक्स है, ये सब एक्स है, ठीक है, ये सब एक्स है, क्योंकि अब ये चेंज होके इसमें ट्रांसफर हो गया, ये सब एक्स है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, एक्स माइनस ए करना है, ए का मतलब क्या लिखा है, ए का मतलब लिखा है एज्यूम्ड मीन, मतलब हम लोग किसी एक डेटा को एवरेज मान लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे, ये इतना सारा डेटा है, इसमें से हमें किसी एक डेटा को एवरेज मानना है, तुम लोग किसी को भी मान सकते हो, इसी इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसी इसको ठीक है, कोई भी एक को ए मान सकते हो, उससे ही आंसर आ जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये होता है कि हमेशा मिडिल के वैल्यू को ए मानो ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो कौन से वैल्यू को मानेंगे, जैसे मिडिल का वैल्यू, तो इधर देखो 3 डेटा, इधर देखो 3 डेटा, तो मिडिल में कौन बैठा, मिडिल में ये, तो इसको हम लोग मानेंगे ए। ये मानने से कोई हमें बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा, क्या दूसरे जगह पे ए मानने से बेनिफिट नहीं होता, नहीं, कैलकुलेशन मुश्किल होता, क्यों हम बता रहे हैं, जैसे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जिसको ए माना उस कॉलम को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, यहां पर
हमें x माइनस ए बाई सी करना है, तो हम लोग c का मतलब पता है क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 20, ठीक है। a क्या मान चुके हैं 419.5 को a मान चुके हैं। x जो है वो वेरी करेगा, x कभी ये होगा, 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 ठीक है। x इस तरीके से चेंज होता जाएगा। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो a है वही x है, यहां पर जो a है वही x है। तो 419.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, और हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं इसके आगे वाला -1, -2, -3 और इसके बाद वाला 1, 2, 3 आएगा। तो मिडिल का लेने का ये बेनिफिट है। अब क्यों ऐसा हुआ हम चेक करके दिखा देते हैं। इसको अगर मिडिल में लोगे तो ही ये बेनिफिट ले पाओगे। इसको अगर मिडिल में नहीं लेके, मान लो ये स्टार्टिंग वाला ए कर लिया, तब तो फिर एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इस तरीके से अरेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है, जो नंबर सिस्टम होता है वैसे अरेंज हो जाएगा। ये 0 हो गया। अब ये 1 क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके बाद का डेटा सब इससे ज्यादा वैल्यू वाला है, इसके आगे का डेटा सब उससे कम वैल्यू वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये 419.5 फिक्स है, यहां पर अगर 419.5 से बिगर डेटा आएगा तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आएगा, जो कि ये देखो पॉजिटिव आया। और अगर यहां पर डेटा स्मॉलर होगा तो पहले कम वैल्यू वाला डेटा माइनस ज्यादा वैल्यू वाला डेटा, ठीक है, तो फिर आंसर नेगेटिव में आएगा। तो प्लस माइनस का पहले मैंने कंसेप्ट बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि मिडिल वैल्यू ऐड करते हुए जा रहे हैं तो डेटा शॉर्टर टू ग्रेटर जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 359.5 है, तो x हो गया 359.5 माइनस 419.5 करके देख लो कितना आता है, ठीक है, अपने तसल्ली के लिए। 359.5 माइनस 459.5 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया, माइनस, ये -1, -2, -3 आना चाहिए। रुको एक सेकंड, क्या माइनस मेरा गलत हो गया, चेक करते हैं। 359.5 माइनस 419.5 60 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 -3, ठीक है। फिर देखो 379.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई कर लो 20, तो कितना आ गया, -2, ठीक है। 399.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20 कर लो, कितना आ गया, -1 आ गया। तो सेम तरीके से ये भी चेक करके देखोगे तो ऐसे ही आएगा। तो मिडिल का लेने का ये बेनिफिट है। और अगर कभी मिडिल डेटा नहीं मिला, मान लो ये तो अनइवन डेटा था, ठीक है, 7 डेटा था तो मिडिल का मिल गया। अगर मान लो ये नीचे नहीं रहता तो फिर मिडिल वैल्यू कैसे निकालते, अगर ये वाला वैल्यू मान लो नीचे नहीं है, ठीक है, तो फिर मिडिल में कौन आया, इधर 3 डेटा, इधर भी 3 डेटा, मिडिल में किसको ले, तब फिर ये या फिर ये दोनों में से कोई एक लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, वो जब आएगा तब और एक बार बता देंगे। तब ये हो गया। अच्छा, अब डी डैश आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ इंटू डी डैश, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ तो हमारे पास अवेलेबल है, डी डैश हमारे पास निकल गया, तो एफ इंटू डी डैश करना है, फॉर्मूला बोल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, देखो इससे इसमें ट्रांसफर किया, यहाँ एक्स का इश्यूज था तो मीड वैल्यू करके एक्स निकाला। अब मीड वैल्यू इतना बड़ा हुआ कि उसको फिर से डी डैश करके एक्स में ट्रांसफर किया, मतलब जैसे मैंने बोला ये भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डी डैश और एफ है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि एफ तो देखो दोनों तरीके के फॉर्मूले में ही, एफ तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये लाइन और ये लाइन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। बाकी अगर मीड वैल्यू करके निकालोगे तो इस तरीके से होगा, और अगर स्टेप डेविएशन करोगे तो इस तरीके से होगा। अब देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा, मतलब अगर कैलकुलेटर भी बाई चांस ना चले तो भी तुम लोग कर सकते हो। तो 23 माइनस 3 इंटू हो जाएगा कितना, ये हो गया 69, 38 माइनस 2 माइनस 76, ठीक है, 58 माइनस 1 माइनस 58, 0 इंटू 82 0, 65 इंटू 1 65, 31 इंटू 2 30, 62, 11 इंटू 3 33। अब हम लोग इसका समेशन निकालेंगे, समेशन एफ इंटू डी डैश। अब कितना आएगा, देखो पहले सारे पॉजिटिव डेटा को कैलकुलेटर पे ले लो, 65 62 और ये हो गया 33, फिर माइनस कर दो 69 माइनस 76 माइनस 58,
तो ये हो गया -43, ठीक है, इसका टोटल -43 हो गया। अब ये पुट करो -43, ठीक है। ए क्या लिया, ये रहा 419.5, एज्यूम्ड मीन ये माना था। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इधर वाला पूरा कैलकुलेट कर लेना। कैसे, -43 इंटू 20 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 308 कर लिया, कितना आ गया, ये पूरा इधर का डेटा इतना आ गया, प्लस कर दो 419.5, तो देखो आंसर मिल जाएगा 416.70। तो ये आंसर सेम आ जाएगा जैसे कि मैंने बोला 7-1 कर दिया, ठीक है। आंसर दोनों में आएगा, लेकिन ये काफी फास्ट हुआ स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज करना चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज करना चाहिए जब हमारे पास काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब ह्यूज है या फिर काफी बड़ा बड़ा डेटा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा डेटा और उसमें एफ मल्टीप्लाई एफ भी इतना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा वैल्यूज प्रोड्यूस हो रहा है, ये करना। कैलकुलेटर पे भी क्या होता है, गलत होने का चांसेस होता है, लेकिन उस पे अगर डेविएशन मेथड का अप्लाई कर लोगे तो वो जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। जरूरत पड़े तो ओरली भी हो सकता है अगर किसी का कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखो हम लोगों ने अभी जहां से स्टार्ट किया था आज उसका पूरा कंप्लीशन किया। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो भी हम लोगों ने ये 4 लिखा वो किया, और अरिथमेटिक मीन तो अभी चल रहा है, वो तो अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने पिक किया आज, और ये जो है ये कंप्लीट किया। अब हम लोग दूसरा और एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन क्या होता है, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन और ग्रुप्ड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड मीन और ग्रुप एरिथमेटिक मीन, इसका एप्लीकेशंस कब होगा, देखो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कंबाइंड मीन को सी से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी लिखो, हम समझा देंगे। जहां पर n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2, x1 बार का मतलब होता है मीन ऑफ ग्रुप 1, मीन यानी एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन का बात हो रहा है, मीन ऑफ ग्रुप 1, x2 बार का मतलब मीन ऑफ ग्रुप 1 और मीन ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका नीड देखो, ठीक है, इसका नीड देखते हैं, इसका नीड कब आता है। जैसे कि मान लो कि मैंने गर्ल्स का मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया और बॉयज का, क्लास में गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया, किसी को मिला है 10, किसी को मिला है मान लो 12, ठीक है, किसी को मिला है मान लो 9 आउट ऑफ 10 बोल रहे, किसी को मिला है मान लो 7, ठीक है। और बॉयज में मान लो गर्ल्स मान लो 4 है, बॉयज मान लो 5 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 बॉयज है, तो किसी को मिला है मान लो 7, ठीक है, किसी को मिला है 10, ठीक है, अब किसी को और मिला है 10 और किसी को मिला है 8, ठीक है। अब हमें बोला है एवरेज निकालो, ठीक है। अब ये एक ग्रुप हो गया, गर्ल्स और बॉयज मुझे अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो 2 ग्रुप हो गया, एक गर्ल्स का ग्रुप एक बॉयज का ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम गर्ल्स का एवरेज निकालते हैं तो इनका, इनके मार्क्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है, इनके मार्क्स का एवरेज हम इसको नाम दे देते हैं x1, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं x2। ऑब्जर्वेशंस को नॉर्मली हम लोग x नाम दे रहे थे, अब x का 2 पार्ट है तो x1 x2 कर दिया, ठीक है। तो x1 बार कितना होगा, 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और x2 बार कितना हो जाएगा, 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये भी 4 कर दिया है मैंने, यहाँ पर कर देते, 4 से भी हो जाएगा, नो इश्यूज, चलो ये 4 ही कर देते हैं, उसमें भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, कैसे भी डेटा लो हो जाएगा। 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7, 38/4, 9.5, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया 28 प्लस 7, मैंने तो रैंडमली लिया है, देखते हैं कैसा डेटा निकल के आता है, डिवाइडेड बाई 4,
तो ये आ गया 8.75, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कंबाइनली, क्या बोल रहा है, कंबाइन मीन निकालो, मतलब अलग अलग मत निकालो, एक साथ दोनों ग्रुप का निकालो, मतलब गर्ल्स और बॉयज का एवरेज एक साथ निकालो। तब क्या करोगे, तब बड़ा सा एक्स बार लिख देना, कंबाइनली निकाल रहे। और कैसे करोगे, 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8, तो फिर डिवाइड कितने से करोगे, 4 प्लस 4 8 से करोगे। देखो लॉजिक समझो, 4 प्लस 4 8 से करोगे ना, तो अगर ये सब टोटल करते हो तो कितना आएगा, ये सारे को टोटल करोगे तो आंसर कुछ ऐसा नहीं आएगा। ये देखो 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7, ये किया तो कितना आया था 38, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, तो फिर से नहीं करना पड़ता, 38 आया। यहां से यहां तक कितना आया, 38 आया। और यहां से यहां तक कितना आ रहा है, यहां से यहां आ जाएगा 27, 28 प्लस 7 35 आ रहा है, ठीक है, 35 आ रहा है। तो यहां से यहाँ 35 आ रहा है। और ये दोनों का अगर टोटल करें, मतलब 38 और 35, तो टोटल 73 आ रहा है। इसको अगर पूरा टोटल करोगे, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि टोटल 8 स्टूडेंट्स है, तो कितना आ गया 9.125। अगर कंबाइनली एवरेज करते हो तो इतना आएगा। तो फिर इस फॉर्मूले का क्या जरूरत है, देखो इस फॉर्मूले का इसीलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही कम डेटा था, तो मैंने सबको लिख के एक साथ टोटल करके दिखा दिया। बट इसको फॉर्मूले में करना पड़ेगा जब जरूरत होगा। तो जरूरत कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पर जरूरत समझे कि क्या जरूरत है, वैसे क्वेश्चन आएगा तो समझा देंगे। अब इसको हम करते हैं फॉर्मूले में ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको फॉर्मूले में, देखो हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हमें क्या क्या लेना है, नीचे n1 प्लस n2 लेना है। n1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1, ठीक है। तो ये गर्ल्स वाला क्या है, ग्रुप 1 है, और ये क्या है, ग्रुप 2 है। अब क्या यहाँ पर कुछ ऐसा रूल्स है कि इसी को ग्रुप 1 इसी को ग्रुप 2 मानना है, नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो रहेगा उसे ग्रुप 1 मान लो, उसके बाद का ग्रुप 2 मान लो, या फिर जो मन चाहे ग्रुप 1 ग्रुप 2 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 कितना है, n1 है 4, ये देखो n1 है 4, और n2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 4 प्लस यहाँ पर 4, मैंने यहाँ 5 बॉयज लिखा है बट डेटा मैंने 4 ही लिया है, तो ये हो गया। अच्छा n1 इंटू x1 बार करना है, n1 कितना है 4 है, ठीक है, और x1 बार कितना आया, ये देखो 9.5, ठीक है। अच्छा अब प्लस कर देना है, कर देंगे। फिर n2 4 ले लिया, और नंबर ये जो है x2 बार, मतलब ऑब्जर्व x2 बार का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, ये x1 बार, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है मुझे, ये रहा x1 बार, x2 बार कितना आ गया 8.75। अब देखो क्या निकल के आता है, नीचे 8 आ गया, तो हमें 8 ही चाहिए नीचे, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यों 8 चाहिए, क्योंकि हम लोग कंबाइनली ऑब्जर्वेशंस का जो है एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 8 चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये देखो इसका टोटल 38 और इसका टोटल कितना हो रहा है 35, ठीक है। तो अब अगर 4 इंटू 9.5 करोगे, करके देख लो, 38 आता है। और अगर 4 इंटू 8.75 करोगे तो कितना आता है 35 आता है। 35 प्लस 38 कितना होता है 73, 73 बाई 8 कितना होगा 9.125 हो जाएगा। अब ये क्या लॉजिक है कि अगर 9.5 इंटू 4 करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये लॉजिक समझो क्या है। आज स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दिया था मार्क्स का, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसका एडिशन करने से कितना आया था 196 आया था, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाय 4 करने से कितना आया था 49 आया था, ठीक है। अब अगर 49 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल सा बात है 196 नहीं आएगा। 196 डिवाइडेड बाय 4 करने से अगर 49 आता है तो 49 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, 49 में 4 मल्टीप्लाई कर तो 196 आ जाएगा। तो वही तो लॉजिक है, वही तो लॉजिक है यहाँ पर, ये देखो वही लॉजिक है कि अगर 38/4 करते हैं तो हम लोग का 9.5 आता है, तो 9.5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ही मिलेगा, ठीक है। 35/4 करोगे तो 8.75 आता है, तो 8.75 में 4 को वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर 35 ही आ जाएगा। तो कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला इसीलिए बना है ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सके, बैठ बैठ के इतना सारा डेटा हमें एड लेस करना ना हो, ठीक है। ये कंबाइंड मीन का लॉजिक है। लॉजिकली हम सारा चीज इसीलिए बता रहे ताकि फॉर्मूले को तुम लोग को याद करने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से तुम लोग याद कर पाओ। अच्छा यहां तक मैंने बताया,
आगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब ये मीडियन आ गया। चलो अब मैंने कंबाइंड मीन बोला तो एक क्वेश्चन उस पे करवाते हैं। ये 14.1.5 वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर 14.1.5 ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ 40 फीमेल वर्कर का एवरेज सैलरी है 5200। ठीक है, एंड दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6800 पर मंथ। व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी? अगर इनका कंबाइंडली एवरेज पूछा जाए सैलरी कितना है तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहला बात है यहाँ पर हमारा दो ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप किस चीज का है? मेल और फीमेल का। पहले डेटा हमें किस बात का दिया है? पहले फीमेल दिया है तो ग्रुप 1 को फीमेल से डिनोट करेंगे, इनको मेल से डिनोट कर देते हैं। अगर ऑपोजिट भी करोगे नो इश्यूज, डेटा सही सही पुट करना है। मीन सैलरी बोल रहा है यानी एवरेज सैलरी है 40 फीमेल वर्कर का 5200। ठीक है, मतलब ग्रुप 1 में जो x1 बार है, सॉरी 1 नीचे जाएगा, x1 बार है और n1 है वो कितना है? बोला है देखो कि फीमेल वर्कर 40 है, मतलब n1 40 हो गया। यहाँ n2 नाम दे देंगे क्योंकि इसको n1 दिया है, और इनका जो एवरेज सैलरी है वो बता रखा है 5200। ठीक है, और मेल वर्कर है 60 ये बताया है, और इनका जो एवरेज सैलरी है वो बताया 6800 पर मंथ। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कंबाइंड मीन, मतलब ये वाला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? x1 बार इंटू n1, फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ऐसे होता है x2 बार इंटू n2। ठीक है, अब तुम लोग ये मत सोचो कि पहले n लिखा था अभी तो पहले आगे n लिखा था अभी पीछे n लिख रहा है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन ए बी या बी ए एक ही बात है। ठीक है, अब ये सोचने का कोई लॉजिक लेकिन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा और ये ना मैंने मल्टीप्लीकेशन लगाया, अब तुम लोग दो दो एक्स मत मान लेना, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन लगाया। चलो ये ऐसे हो गया, फिर n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 कितना है? 40 प्लस 60 है। x1 बार और n1 कितना है? 40 और 5200 प्लस 60 इंटू 6800। अब चेक करते कितना होता है। ये शायद इतना होगा, चेक करते हैं। मैंने तो ऐसे कैलकुलेट किया, हम एक बार देख लेते हैं। आ, हाँ ठीक है, ये 3 जीरो होगा, बस ये गलत गलत था। 100। अच्छा अब ये हो जाएगा 208 और 408, 16 1, और ये हो गया 6, और ये 3 जीरो डिवाइडेड बाई 100, मतलब 616। अच्छा 3 जीरो है, 616 और 3 जीरो, 616 और 3 जीरो, 2 जीरो कैंसिल आउट होने चाहिए। अच्छा और एक जीरो रहेगा, ये हो गया रुपीस। ठीक है, ये रुपीस में आंसर आया कि एवरेज जो मतलब सैलरी है दोनों का मिला के वो है 6160 पर मंथ। ठीक है, ये डेटा इस तरीके से आएगा। अब रुपीस में ऑप्शन में रुपीस भी रहा, मतलब मान लो इसका आंसर ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में है 6160, ऑप्शन में है रुपीस 6160। ठीक है, और ऑप्शन सी में मान लो 5160, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो तुम लोग को कौन सा टिक करना है? ऑब्वियसली रुपीस वाला टिक करना है, क्योंकि रुपीस हमारा बच रहा है डिवाइड करने के बाद भी। ये रुपीस का डेटा है तो रुपीस में आया तो रुपीस लिखना पड़ेगा, बिना रुपीस लिखे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रुपीस में आया तो रुपीस में लिखना जरूरी है। ये बन गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले मीन को ही कंप्लीट करेंगे आज, देखते जितना हो पाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब देखो हमारा जो सिलेबस है ना उसमें कैलकुलेशंस कम देगा। ठीक है, ये नहीं है कि तुम लोग को दे दिया एक डेटा और बोला इसका मीन निकाल के बताओ, नहीं नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन काफी कम होगा। मेन क्वेश्चन हम लोग का होगा ये प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने कोई क्वेश्चन दे दिया ये कम देगा, क्यों? क्योंकि देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन तो कोई देगा नहीं, और इस तरीके का बड़ा कैलकुलेशन देने के लिए उतना मार्क्स भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन तो एक एक मार्क का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलेशन समझ के रखो कि क्या होता है, क्योंकि मुझे पूरा चीज ही बताना है। मेन क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आएगा, तो प्रॉपर्टीज को थ्योरी सोच के इग्नोर अगर करोगे तो फिर स्टैटिस्टिक्स टच नहीं करके आ सकोगे। इतना हम बोल रहे हैं, कैलकुलेशंस बहुत कम आएगा। जो भी कैलकुलेशंस आएगा वो प्रॉपर्टी बेसिस पे आएगा। ठीक है,
अच्छा, पहला ऑब्जर्वेशंस बोले, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो के। नहीं समझ में आया होगा, हम बताते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। मान लो कि मैंने एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लिया, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वो है कुछ इस तरीके से। मान लो ऐसे मैंने लिखा है 20 20 20 20 20, मतलब जो भी डेटा है टोटल 5 डेटा है, 5 डेटा ही मेरा क्या है 20 है। अब इसका हम एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, निकालो। डिवाइडेड बाय कितना करोगे 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 100/5, यानी कि ये 20 आ गया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में सारे डेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सभी 20 है। अब 20 होना कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि 20 होना चाहिए, ये सब मत सोचो। बोल रहा है कि फिक्स्ड है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू जो भी है फिक्स है। अब 20 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, जो तुम लोग को पसंद है वो डेटा ले लो, लेकिन जितना भी लोगे सब वही डेटा लेना है। मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशंस है वो कांस्टेंट है, चाहे किसी भी चीज के लिए ऑब्जर्वेशंस मैंने कलेक्ट क्यों ना किया हो। तो बोल रहा है कि मेरा एरिथमेटिक मीन भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ के देखो जो लिखा हुआ है, बोल रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट्स। क्या लिखा है, इफ ऑल the observations assumed by a variable are constants, say k, then the aim is also k, then the am is also k। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को हम बता देते हैं, क्या लिखा मैंने, तुम लोग भी लिख लो, हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते थे, वहां लिखा हुआ है, लेकिन लिखोगे तो एग्जाम में सिर्फ कॉपी पढ़ के जाना ही काफी होता है। तो क्या लिखा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल, ठीक है, आर कांस्टेंट, मतलब जो वेरिएबल है वही है, जितना सारा है वही है, ठीक है, जैसे 20 ही है, 10 ही है, या फिर 12 भी है, जो भी है, से के, मतलब यहाँ पर के का वैल्यू कितना मैंने एज्यूम किया है 20, ठीक है। तो ये देन एरिथमेटिक मीन भी के ही होगा, तो वही हुआ, अगर ये मेरा सब 20 है तो एरिथमेटिक मीन भी 20 आएगा। अगर मान लो ये 20 की जगह 10 होता या 12 होता, अब 10 12 होने से नहीं चलेगा, 10 10 10 10। अब मैंने 5 लिया है, तुम लोग 10 लो, 15 लो, 20 लो, 1000 ले लो, जो भी करो, एरिथमेटिक मीन उतना ही आने वाला है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में अगर जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है तो हमारा एरिथमेटिक मीन का आंसर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, ठीक है, जो के हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू लिया हुआ है। के बस डिनोट करने का तरीका है, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट 2 में जाते हैं। पॉइंट 2 जो प्रॉपर्टी है वो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0, ठीक है। हम पहले ये लिखवा देते हैं क्या बोला है, फिर उसको समझा भी देते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द एल्जेब्रिक सम of deviation of a set of observations from their am, यानी arithmetic mean is 0, ठीक है। अच्छा, देखो समझाते हैं, ये तो पढ़ के अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझाते हैं। मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें है 2 है, 6 है, ठीक है, 8 है और 12 है, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो जाएगा 6 + 2 8 8 8 16 16 + 2 हो जाएगा 6 + 2 8 28 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम निकालना है, कैसे करके, x माइनस एक्स बार करेंगे, ठीक है, x माइनस एक्स बार करना है, बताते क्यों, x माइनस एक्स बार। तो पहले x बार निकालेंगे, तो x बार कितना हो जाएगा,
x बार हो जाएगा समेशन x बाई क्या करेंगे n, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 28 हुआ और n कितना सारा है 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। तो अगर मुझे x माइनस एक्स बार है करना है तो कितना मिलेगा, x है 2, फिर है 6, फिर है 8 और फिर 12 है, और x बार कितना है, सभी के केस में 7 है, 7 है और 7 है, ठीक है। अब माइनस करके आंसर निकालते हैं। पहले ये हो गया -5, ये हो गया -1, ये हो गया -1, नहीं ये +1 हुआ, और ये हो गया 12 - 7 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये x माइनस एक्स बार जो आया इसका सम निकालना है, निकालो देखो कितना आता है, +5 -5 +1 -1 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बना दिया मैंने, पढ़ के देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम, ठीक है, मतलब अगर हम लोग एल्जेब्रा में जैसे एडिशन करते वैसे करते, किसका, डेविएशन का। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस होता है, इसको स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन बोलते हैं, गैप या डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, गैप बोल लो या डिफरेंस बोल लो। तो हमें क्या करना है, किसी डिफरेंस का एडिशन निकालना है। अच्छा, किस डिफरेंस का, of a set of observations from their arithmetic mean, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकाला, फिर उस अरिथमेटिक मीन से उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन यानी डिफरेंस निकालना है, तो वही तो निकाला, उस ऑब्जर्वेशन से उसके अरिथमेटिक मीन का डिफरेंसेस निकाला, डिफरेंसेस निकालने के बाद जब उसका एल्जेब्रिक सम किया, ठीक है, जब उसका एल्जेब्रिक सम किया तो आंसर कितना निकल के आया, आंसर 0 निकल के आया। तो हमें प्रॉपर्टी भी तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, फिर उसके साथ उस ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एरिथमेटिक मीन जो है ऑलवेज 0 मिलेगा, ठीक है, ये सॉरी ये जो समेशन है वो ऑलवेज 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, देखो अब अच्छा इसका अरिथमेटिक मीन भी निकालना है, देखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, ये 0 हो गया। हाँ ठीक है, बस इतना ही करना है, ये अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अरिथमेटिक मीन का डेविएशन निकाल लिया, बोल रहा है कि डेविएशन का जब टोटल करेंगे, डेविएशन का और अरिथमेटिक मीन नहीं करना है, डेविएशन का टोटल करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है, आंसर हम लोग का 0 आ जाएगा। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है ये वाला, कंबाइंड मीन तो बता दिया, बस ये 3rd नंबर वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर 3rd नंबर वाला प्रॉपर्टी लिखते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज का मतलब होता है डेटा में कुछ एडिशन या डिलीशन करना, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है डेटा में कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, अब इस चीज को हम समझाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा ले लिया x, ठीक है, 8 10 12 और 10, ठीक है। अब हम इसका करेंगे टोटल, टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 10 और ये हो गया 10 10 30 32 और 8 40 हो गया, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे एक्स बार, ये समझाने के लिए कर रहे हैं एक स्टेप, एक्स बार में यानी कि एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज हम लोग का 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ओरिजिन चेंज हम करके दिखा रहे हैं, डेटा का ओरिजिन चेंज कर देंगे, तो डेटा में कुछ प्लस करने से भी ओरिजिन चेंज होगा, डेटा में कुछ माइनस करने से भी ओरिजिन चेंज होगा। तो डेटा क्या है, 8 10 12 10, ठीक है। हम इस डेटा का क्या कर रहे हैं, ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको x+2 कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम x+2 कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं y में असाइन कर रहे हैं, जैसे ये x में असाइन था तो मैंने बोला कि y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू मैंने कर दिया x+2, ठीक है, या फिर y1 कर दो, नेक्स्ट वाला हम लोग y2 कर लेंगे, ठीक है, ये y1 कर देते हैं, ये मान लो मैंने y1 इक्वल टू ये लिख दिया, तो अब y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x+2, तो 8+2 10, 10+2 12, 12+2 कितना हो गया 14, 14 और ये 10+2 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, अब इसका हम करेंगे फिर से समेशन, ठीक है, y1 का समेशन करेंगे, तो y1 का समेशन करने से कितना आएगा, 10 10 10 10 40 40 और ये हो गया 4 6 7 8 48 हो गया, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालेंगे, 48/4 कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है,
समझने वाला बात ये है कि हम लोगों ने इस डेटा में क्या चेंजेस किया था, हम लोगों ने इस डेटा में x+2 किया था, तो एवरेज में भी देखो +2 हुआ, ठीक है। एवरेज में भी चेंजेस क्या हुआ, +2, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हुआ कि अगर हम लोग डेटा में जिस तरीके का चेंजेस करेंगे, ये ओरिजिनल डेटा था, उसमें चेंजेस क्या किया, सभी में +2 +2 +2 +2 कर दिया, और किसी तरीके का प्लस होना, 2 ही करना ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, करके देखना। तो यहाँ पर 10 आया, तो ये भी 10 + 2 12 बन गया। तो ओरिजिन चेंज में क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन ओरिजिन चेंज से इंपैक्टफुल होता है। मतलब अगर मेरा डेटा में ओरिजिन चेंज हुआ प्लस के तौर पे, तो जो मेरा एवरेज है उसमें भी सेम उतना ही चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेम तरीके से हम ओरिजिन चेंज का माइनस पार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। मैंने मान लो ऐसे y2 कर लिया और ये x डेटा में -2 कर लिया, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा क्या था, 8 में -2 करते हैं। चलो -2 नहीं करके कुछ और करके दिखाते, तुम लोग सोचोगे कि 2 ही क्यों कर रहा है बार बार, कुछ और करके दिखाते तो भी सेम होगा। चलो -5 करके दिखाते। तो 8 - 5 3, 10 - 5 5, 12 - 5 7, 10 - 5 5 हो गया। अब सबको अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 5 5 10, 7 + 3 10, 10 10 20 हो गया, ठीक है। अब 20/4 कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। अब चेक करके देखो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ये 10 था, तो हम लोगों ने डेटा में क्या चेंजेस किया, डेटा को -5 किया। तो यहां पर भी देखो 10 में -5 कर दो, तो जो आंसर आएगा ये ओरिजिन चेंज के बाद वही आंसर आया, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज, ठीक है। अब स्केल चेंज दिखाते हैं। मान लो मैंने ये y3 लिया, ठीक है, कलर चेंज करेंगे, सेम कलर से ही करेंगे, y3 किया, ठीक है, y3, और इसमें मैंने स्केल चेंज किया, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर लिया, मान लो 2x कर दिया। थोड़ा इजी करने के लिए हम 2 को यूज कर रहे हैं, तो 8 × 2 16, मतलब कैलकुलेशन ताकि हम ओरली कर पाए इसलिए 2 ले रहे हैं। तुम लोग बड़ा डेटा लेके भी चेक कर सकते हो। 10 × 2 20, 12 × 2 24, 10 × 2 20। अब इसका टोटल करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 6 10, और 1 2 2 2, 6 + 1 7, और 8 80 हो गया, ठीक है। तो 80 बाई ये कितना हो गया, 4, तो ये कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। अब देखो क्या चेंजेस देखने को मिला, चेंजेस कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला हमें, देखो चेंजेस कुछ ऐसा मिला कि ये 10 में हम लोगों ने क्या करना है, फिर जो 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी देखो 2 मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, एवरेज उतना आया, मतलब जितना से चेंज करोगे एवरेज में भी सेम उसी तरीके का उतने का ही इंपैक्ट आएगा। +2 करोगे तो +2 हो जाएगा, -5 करोगे तो -5 हो जाएगा, ×2 करोगे तो ×2 का इंपैक्ट आ जाएगा। और लास्ट इंपैक्ट देख लो, x/2 कर देते हैं, तो x/2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 4 + 6 10, 5 + 5 10, ठीक है। तो ये देखो 10/4, ये कितना आ गया, 10/4 करेंगे तो ये हम लोग का आ जाता है, नहीं 10 नहीं, ये 20 हो रहा है, 20/4, तो ये आ जाता है 5। अब चेक करके देखो क्या ओरिजिनली भी 5 का इंपैक्ट आया, बिल्कुल आया। 10 में मुझे क्या करना चाहिए चेक करने के लिए, देखो 10 में हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होता है 5, देखो 5 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ओरिजिन और स्केल चेंज एक साथ करते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब मान लो मैंने ऐसे कर दिया y5, मैंने ऐसे कर दिया 2x + 3, तो मैंने यहाँ पर ओरिजिन चेंज भी किया, स्केल चेंज भी किया। स्केल चेंज में मैंने मल्टीप्लीकेशन लिया और ओरिजिन चेंज में मैंने प्लस लिया। तुम लोग चाहो तो डिवाइड और माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये चेंज करना चाहते हैं, मतलब ओरिजिनल डेटा में x मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 2 16, 16 + 3 19, 10 + 2 20, 20 + 3 23, 12 + 2 24, 24 + 3 27, और 10 to 20, 20 × 3 23, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 9, ये हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखो 92/4 23, ठीक है। अब ये 23 का इम्पैक्ट कैसे चेंज चेक करोगे, ऐसे चेक करना है। ये कलर, ये कलर लेते हैं, देखो ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये दिख ही नहीं रहा है, ऐसे चेक करेंगे, देखो
तो हमें क्या करना है, अगर मेरा ओरिजिनल डेटा कैसे चेंज हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 3 वाई, तो मुझे क्या करना है 10 इंटू 2 प्लस 3 करके देखना है क्या वही आंसर आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे 10 प्लस 2 करने से आंसर आएगा 10 माइनस 5, 10 इंटू 2, ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाई 2। वैसे यहाँ पर 10 इंटू 2 प्लस 3, ये चेंजेस इस पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 23 हो गया। मतलब इसका जो जीस्ट है वो क्या निकल के आया पता है, कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन है वो ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज पे इंपैक्टफुल है। मतलब जितना जितना ओरिजिन स्केल चेंज होगा उतने से ही फाइनल आंसर भी चेंज होगा। arithmetic mean is affected due to change of origin or scale, which implies that if original variables x change to another variable y by effecting a change of origin say a and scale by b, तो ये होता है। मतलब ये बोल रहा है कि एरिथमेटिक मीन जो है वो चेंज, ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज पे इंपैक्टफुल होता है। ओरिजिनल वेरिएबल एक्स अगर ये चेंज हो रहा है वाई में, मैंने तो काफी सारा वाई करके दिखा है, यहाँ तो इन जनरल लिखा है कि अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लो ओरिजिन चेंज ए हो रहा है या स्केल चेंज बी हो रहा है, तो फिर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर होता है, देन एरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। मतलब ये मेन समझना है तुम लोग को। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, अगर x को हम लोग चेंज कर रहे हैं y में, और y कैसे चेंज हो रहा है, y कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो लिखा है वो देखो, क्या लिखा है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई हम लोगों ने कैसे बनाया, a प्लस बी एक्स करके, ये देखो मैंने वही किया, a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये a प्लस बी एक्स फॉर्म है, ठीक है। a क्या है, जहां पर a है हम लोगों का +3, क्या मतलब ओरिजिन चेंज, देखो ए ओरिजिन चेंज है लिखा हुआ है ए, ये देखो ओरिजिन ए, चेंज ऑफ ओरिजिन से ए ओरिजिन चेंज है क्योंकि ए प्लस किया है हम लोगों ने, ठीक है। एंड स्केल चेंज क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई किया, ये देखो, एंड स्केल बाय बी, ठीक है, बी एक्स, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या है बी है, मेरा एग्जाम्पल में जो 2 है वही यहाँ पर बी है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर हम लोग चेंज करते हैं तो एक्स बार जितना आ रहा था, एक्स बार कितना आ रहा था 10 आ रहा था। अब y बार कैसे निकालोगे, y बार ऐसे निकालोगे, ये देखो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू जितना आ रहा था वो कुछ ऐसे हो जाएगा, y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। ये देखो x बार यहाँ पर ये ऐसे लिखो, y बार अगर निकालना है y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। मतलब ये कैसे निकालोगे कि ये कितना आएगा, तो कैसे निकाला हम लोगों ने 10 इंटू 2, ठीक है, +3, तो +3 क्या था, +3 मेरा यहाँ पर क्या था, ये क्या है b, और ये क्या है a, ठीक है। तो देखो a, तो ये a हो गया, b कौन सा है इसमें से 2, तो ये हो गया b, और x बार मतलब 10, ठीक है। मतलब जो x बार है वो लगाओगे और जितना जितना चेंज किया उतना उतना लगाओगे तो ऑटोमेटिकली y बार हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो y बार को इस तरीके से, मतलब ये समझाने के लिए एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट देगा उससे हमें आंसर निकालना पड़ेगा, सिर्फ ये पॉइंट देगा उससे हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो अगर हम लोग ओरिजिन या स्केल चेंज कंबाइनली कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें कैसे निकाल सकते हैं चेंजेस वैल्यू का एवरेज, कैसे निकाल सकते हैं, कैसा चेंजेस हुआ है यहाँ पर देखेंगे, और वो चेंजेस के साथ बस यहाँ एक्स बार का वैल्यू लगा देंगे। ये देखो वही तो किया, 10 इंटू 2 + 3, ये क्या है एक्स बार का वैल्यू अगर लगा देंगे यहाँ पर भी, तो एक्स बार का वैल्यू और चेंजेस, एक्स बार का वैल्यू और चेंजेस, एक्स बार का वैल्यू और चेंजेस, अगर ये हम लोग लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएगा, चेंजेस वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको समझाने का यही रीजन था। तो इसके साथ देखो हम लोग का जो है कि ये क्या बोलते हैं उसे, एरिथमेटिक मीन जो पोर्शन है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिथमेटिक मीन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक्सरसाइज में मिलेगा वो करेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो फिर हम लोग मीडियन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जितना करवाया है उतना जरूर से देखो ताकि नेक्स्ट क्लास में आंसर दे सको, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय मैम।